दोस्तों, हमारी प्रिपरेशन के दौरान इंडियन पॉलिटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहती है। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। बट पॉलिटी में भी एक चीज पे अगर हम ध्यान दें तो जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं वो बड़ा लो हैंगिंग फ्रूट के तौर पे देखा जाता है कि भाई अगर इन पे थोड़ी बहुत भी कमांड हो या थोड़ा आइडिया हो कि कौन सा आर्टिकल किस पर्टिकुलर पार्ट में है और किस चीज से रिलेट करता है, तो ऐसे में आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को अप्रोच कर पाते हैं। यहां पर इस वीडियो में हम इन्हीं चीज को ध्यान रखते हुए डिस्कशन करेंगे, जहां पर जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो डिस्कस करेंगे, प्लस में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स है उनके बारे में जानेंगे, उनकी कौन से आर्टिकल से लिंक बैठती है वो समझेंगे। साथ में आपको पीवाईक्यूज भी बताए जाएंगे कि देखो कैसे आपकी आर्टिकल्स पे हल्की सी कमांड आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करती है। डिटेल में जानेंगे एक एक चीज को, लेकिन आगे बढ़े ना उससे पहले एक तो ये मैं बता दूं, आपको जरूरत पड़ेगी इस पूरे कंटेंट की पीडीएफ की। तो आप एक काम कर लीजिए, पीडीएफ के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर लो, यहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा PWIS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें 1 साल का प्लान भी है, 2 साल का है, 3 साल का है। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनमें से जो भी सुटेबल कोर्स लगे वो आप ज्वाइन कर सकते हो। प्राइसेस यहां पर दी हुई है। फिर भी कोई डाउट आए तो आपको कुछ नहीं करना है, कॉन्टेक्ट नंबर है वो पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, कॉल कर लो, एक एक डिटेल लेकर के आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, बात कुछ ऐसी है कि जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो देखो इसमें शुरुआत से लेकर आज तक इतने चेंजेस आ चुके हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कई बार क्रिटिसिज्म में यह बोल दिया जाता है कि भाई बैकबोन है भी कि नहीं, इतना ज्यादा क्या फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई इतना ज्यादा चेंजेस करने पड़ गए। लेकिन हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की जो एक दूर की सोच थी उसको समझना होगा। देखो, अगर हम बात करते हैं ना करंट स्टेटस की, आज के टाइम पर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में करंट स्टेटस की बात करें तो हमारे पास में 448 आर्टिकल्स हैं। ध्यान से देखना, इन चीजों को लिखते हुए चले जाना। ठीक, प्लस में 25 पार्ट्स में ये 448 आर्टिकल्स हैं वो डिवाइडेड हैं, और इनके अलावा आपके पास में 12 शेड्यूल्स हैं जो कि एक तरीके का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये करंट स्टेटस है। जबकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो था उसमें आपने क्या देखा कि वहां पर हमारे पास में 395 आर्टिकल्स थे, राइट। 395 आर्टिकल्स थे, 22 उसके पार्ट्स हुआ करते थे, और शेड्यूल की संख्या केवल 8 थी, जो कि आज के समय बढ़कर के 12 हो चुकी है। तो ये ध्यान रखें, 12 आज की कंडीशन है, टुडेज कंडीशन, और 8 थी ओरिजिनली अगर हम शेड्यूल्स की बात करें। आर्टिकल 395 से बढ़कर के 448 हो चुके हैं, और पार्ट 22 से बढ़कर के 25 हो चुके हैं। अब ये हुआ क्यों? देखो, कोई भी डॉक्यूमेंट, किसी भी चीज, किसी भी लॉ की अगर रेलेवेंस बनाए रखनी है तो वो देखो समय के साथ में परिवर्तित होना जरूरी है। नहीं तो क्या हो जाता है, वो आउटडेटेड डॉक्यूमेंट हो जाता है, उसकी रेलेवेंस लेटेस्ट चीजों के साथ नहीं होती है, तो फिर वो कोई भी काम का डॉक्यूमेंट नहीं बनता। तो ऐसे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की व्यवस्था भी की, प्लस साथ में ये भी किया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को इतना भी ना चेंज कर दिया जाए जिससे कि उसकी जो बेसिक आइडियाज हैं वो ही वायलेट हो जाए। तो ऐसे में क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है, दैट इज अ बैलेंस्ड ब्लेंड, या फिर हम कहें कि एक बहुत ही बढ़िया मिक्स है फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी के बीच का। मतलब ये कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को उतना चेंज कर पाते हैं जितनी की हमारी जरूरत है। और आज के समय अगर हम देखें तो इंडिया के कंटेम्परेरी, उस टाइम की बात कर रहा हूं 1947 के आसपास, जितने भी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुए थे उनमें ज्यादातर का कॉन्स्टिट्यूशन या तो बदल चुका है या फिर वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस आज डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना सक्सेसफुली चल रहा है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना फ्लेक्सिबल एनफ है कि हमारी जरूरतों के हिसाब से हमने इसको टाइमली अमेंड किया। वहीं दूसरी तरफ उसी के अंदर रिजिडिटी का भी एक कॉन्सेप्ट है, जिसको मोर और लेस सुप्रीम कोर्ट जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ने प्रोटेक्ट कर रखा है कि भाई अमेंडमेंट जरूरी है तो करिए, पर आप इतना ज्यादा परिवर्तन में मत ला दो, जिसके चलते हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका जो एक दूर की सोच थी हमारे देश को बनाने के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, कहीं वो ही खत्म ना हो जाए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट था, केशवानंद भारती केस, उसमें यह कह दिया कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या कहा? एक बेसिक स्ट्रक्चर है, और उस बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी अमेंडमेंट के बेसिस पे चेंज नहीं किया जा सकता। वो बात अलग है कि बेसिक स्ट्रक्चर की ना कोई प्रॉपर डेफिनेशन है और ना ही उसके बारे में कोई प्रॉपर क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, बट यस, इसको टाइमली
टाइम टाइम पे सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रीट करता रहता है, अपनी ओपिनियन देता रहता है। बट पॉइंट इज कि यहां पर ये जो आर्टिकल्स की संख्या है 395 से बढ़ के 448, इसके पीछे का लॉजिक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डॉक्यूमेंट की रेलेवेंस बनी रहे, राइट। फिर आ जाते हैं हम, देखो जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में स्टडी करें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक सेक्रेड बुक है हमारे लिए, है ना। और कोई भी बुक अगर हम पढ़ते हैं तो बुक के शुरुआत में हमें मिलता है उस बुक का प्रीफेस, कि भाई उस बुक में एक्चुअल में है क्या। आप जब भी कोई बुक पढ़ते हो तो उसके बारे में थोड़ी प्रस्तावना टाइप कुछ चीज होती है, वो पढ़ते हैं ना हम कि हाँ भाई इस बुक में किस बारे में बताया हुआ है। तो वो प्रीफेस जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक में भी प्रीएम्बल के तौर पे हमें देखने को मिलती है। प्रीएम्बल को लेकर के भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो रखी हैं कई बार, जैसे मैं बहुत सारे केसेस को यहां पर कोट करूंगा, है ना। 1960 के टाइम पर जब धीरे धीरे देश आगे बढ़ना स्टार्ट कर गया था, तब अलग अलग एस्पेक्ट आने लग गए थे कि नए लॉज लाए जा रहे हैं, पार्लियामेंट लॉज लेकर के आ रही है, गवर्नमेंट एग्जीक्यूट कर रही है, तो लोगों को चैलेंजेस आने लग गए कि हाँ भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बना है या किसी और के लिए बना है। तो फिर मामला जाते थे फिर कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है। वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जो इंडियन सिटीजन है या इंडिया में जो सिटीजन्स रहते हैं उनके लिए। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन एज ए डॉक्यूमेंट वो भी अपनी प्रोटेक्शन मोर और लेस सुप्रीम कोर्ट से ही ड्रॉ करता है। तो होता क्या है कि 1960 में एक केस आया, बेरूबारी केस। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना ओपिनियन दे दिया कि जी प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, साफ साफ ही खारिज कर दिया, पार्ट नहीं है। केवल समझने के लिए भले ही आप थोड़ी बहुत हेल्प ले लो प्रीएम्बल की कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। लेकिन जब मामले आगे बढ़े, गवर्नमेंट या मैं कहूं कि एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेचर और आपकी जुडिशरी, उनके बीच में जब एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आने लगा, मानो कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एक तरफ और जुडिशरी दूसरी तरफ, तब कई केसेस और डेवलप हुए, जिनमें केशवानंद भारती केस है 1973 में। उसमें फिर बाद में इस 1960 का जो बेरूबारी केस था उसके जजमेंट को एक तरीके से यू टर्न में कन्वर्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी प्रीएम्बल जो है वो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। और यही इंटरप्रिटेशन आज भी चलता रहा है। फिर आप चाहे एसआर बोमई केस देख लो 1994 का, मिनरवा मिल्स केस देख लो 1980 का, एलआईसी केस 1995 का, हर एक में यह कहा गया कि प्रीएम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और उस प्रीएम्बल का एक तरीके से आप इंटरप्रिटेशन यूज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए। बट यस, केवल प्रीएम्बल के बेसिस पर आप कोई केस लड़ सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस बात के ऊपर कहता ना कि नहीं कहा है। ठीक है, मतलब प्रीएम्बल को पार्ट के तौर पे तो कंसीडर कर लिया, इंटरप्रिटेशन की हेल्प में भी यूज कर सकते हो आप प्रीएम्बल को, यह भी कह दिया। पर यह कहना कि केवल प्रीएम्बल में लिखा हो इस आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट में कोई केस लेकर के चले जाओ, तो वो मामला वहां पर नहीं चलेगा। तो यह आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब देखो बात कुछ ऐसी है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स आज के समय है, तो क्या इन 448 आर्टिकल्स को सबको याद करना जरूरी है? अगर कोई पूछे कि जरूरी है या करना चाहिए, तो भाई वो आपके ऊपर आप कर सकते हो। लेकिन हमें कम से कम इतने आर्टिकल्स तो ध्यान रखने होंगे जिन पे बेस्ड सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं, जिन पे बेस्ड हमारे सामने पीवाईक्यूज को जब एनालाइज करते हैं तो क्लैरिटी आती है कि यार वाकई में थोड़ा बहुत भी आर्टिकल्स में कमांड होती है तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिल रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सामने कुछ आर्टिकल्स हम अभी डिस्कस करेंगे और वो भी अलॉन्ग विद देयर पार्ट्स। समझ गए? अब देखो, सबसे पहले पार्ट 1 की बात करें तो इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक प्रोविजन किया हुआ है, जिसमें यूनियन और टेरिटरीज की बात की हुई, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की बात की है। जैसे कि आर्टिकल 1 है जो कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट का बात कहता है। अब देखो यहां पर आपने कई वर्ड सुने होंगे या आपने सोचा भी होगा कि यार यूनियन तो यहां पर लिखा है जिसको हम हिंदी में संघ भी बोल देते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ है अगर हम हमारे देश का सेटअप देखें तो फेडरल सिस्टम हमें दिखाई पड़ता है। तो ये कैसे हुआ? फेडरल वर्ड हमने क्यों यूज नहीं किया? देखो इसके पीछे लॉजिक क्या आप समझिए। फेडरलिज्म का अगर बेस्ट एग्जांपल उठा करके देखो तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जहां पर शुरुआत में 13 डिफरेंट स्टेट्स, जो कि स्टेट का मतलब यहां पर कंट्री की बात कर रहा हूं, 13 डिफरेंट देश अपनी सिक्योरिटी, अपनी ग्रोथ पर्सपेक्टिव से इकट्ठा साथ में आते हैं और उन्होंने मिलकर के एग्रीमेंट कर लिया कि हम साथ मिलकर के रहेंगे और कभी भी इस एग्रीमेंट से बाहर नहीं निकलेंगे। आज वो संख्या बढ़कर के 50 के लगभग हो चुकी है और वहां पर ये जो मैकेनिज्म है ये इनिशिएट किसने किया? वहां के छोटे स्टेट्स ने, और उन्होंने मिलकर के एक पूरा कंट्री बना दिया, इसीलिए नाम बोल दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के वो स्टेट जो कि यूनाइटेडली रहते हैं। समझ गए? तो इस तरीके से वहां पर फेडरलिज्म जो आया, वहां पर जो इकट्ठा होकर के जो स्टेट्स आए,
उनका शुरुआत कहां से हुआ? स्टेट्स के इनिशिएटिव के बेसिस पे। तो वहां पर आप एक फेडरल सिस्टम प्रॉपर्ली रन होता हुआ देखोगे कि जो वहां की जो मेन गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हमारे यहां पर, उसके इक्विवेलेंट, तो उसके हाथ में इतनी पावर्स नहीं है। वो केवल इंटरनेशनली इश्यूज को टैकल करने में भले ही काम करती है, बल्कि लोकल्स की बात करें, लोकल इश्यूज की, तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट या वहां के जो जो स्टेट्स एक साथ होकर 50 के 50 साथ आकर के यूएसए बनाते हैं, उनके हाथ में ज्यादा पावर है। तो यहां पर पावर डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया की बात करें तो देखो, हम फेडरल सिस्टम पे तो आते हैं क्योंकि हमारे यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी है, लेकिन हमें यह देखना होगा कि ये स्टेट गवर्नमेंट्स बनी कैसे। स्टेट्स क्या साथ आकर के कंट्री बनाए थे, या फिर पहले स्टेट्स को कंसोलिडेट करके कंट्री बनाया गया, फिर स्टेट्स फॉर्मेट किए गए, फॉर्मेशन में लाए गए। एग्जैक्टली ये केस था हमारा कि हमने स्टेट्स को पहले जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इकट्ठा किया और हमने हमारी खुद की एक तरीके से पूरा इंटीग्रेटेड यूनाइटेड इंडिया तैयार किया। फिर हमने एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने फिर स्टेट्स को डिवाइड किया और फिर उसके बाद में स्टेट्स की गवर्नमेंट फॉर्मेशन में आई। तो इस तरीके से जहां पर हम यूएसए की बात करते हैं तो वो कमिंग टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट है, जब छोटे छोटे देश एक साथ आए और उन्होंने अपना एक यूनियन क्रिएट किया, अपना फेडरल सिस्टम क्रिएट किया। वहीं पर हमारे यहां पर है होल्डिंग टुगेदर, कि अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स को पहले इकट्ठा किया गया, फिर उन्होंने उनको इकट्ठा करके फिर नए स्टेट्स क्रिएट किए गए नए सिरे से। तो पॉइंट क्या आ रहा है कि यहां पर हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रांग होना एक लाजमी सी बात थी, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स थे 550 से ज्यादा, और उनमें से कई तो ऐसे थे जैसे कि जम्मू कश्मीर वाला, जूनागढ़ का, या फिर आप हैदराबाद का ये देखें तो वो अलग होना चाहते थे, उनके दिमाग में कुछ और चीजें थी। तो ऐसे में उनको इकट्ठा रखने के लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रांग बनाना पड़ा। तो ऐसे में हमने जो वर्ड एक तरीके से ऑप्ट किया वो फेडरल की बजाय हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स पे रिलाई करना अच्छा समझा। यूनियन में क्या हो गया कि आप मोर और लेस सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हो, क्योंकि हमारे यहां पर होल्डिंग टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट है, पकड़ के रखना पड़ रहा है सबको, राइट। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रख लेना है कि यूएसए में जो मैकेनिज्म काम करता है, वहां पर आप देखोगे कि जो यूएसए है वो एक तरीके का इनडिस्ट्रैक्टेबल स्टेट है, इनडिस्ट्रैक्टेबल यूनियन, या फिर कहें इनडिस्ट्रैक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रैक्टेबल स्टेट्स। मतलब वहां पर ना तो यूनियन खत्म हो सकती है, ना ही स्टेट्स की बाउंड्री चेंज की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में क्या है कि इनडिस्ट्रैक्टेबल यूनियन है, मतलब यूनियन तो बिल्कुल चेंज नहीं होगी, जो इंडिया की बाउंड्री है वो बन चुकी है, उसको ऐड ऑन करके हम बढ़ा सकते हैं, पर क्या उसको चेंज करना, तोड़ना, वो हमारे यहां पर अलाउड नहीं है। वहीं दूसरी तरफ स्टेट्स जो हैं उनके लिए बोला है कि डिस्ट्रैक्टेबल स्टेट्स हैं, स्टेट की बाउंड्रीज को इनको हम चेंज कर सकते हैं, दो स्टेट्स में से कुछ एरिया निकाल करके नया कोई स्टेट बना सकते हैं, ये सारी चीजें। तो ऐसे में आपको ये आर्टिकल 1 याद रख लेना, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, आप नए स्टेट को ऐड करना चाहो, ठीक है। जैसे सिक्किम है, सिक्किम शुरू से हमारा पार्ट नहीं था, ठीक है, एसोसिएट स्टेट था, फिर उसको साथ में ला करके लाते लाते वहां के लोगों ने अपील कर दी कि भाई हमें तो इंडिया में ज्वाइन करना है, तो ऐसे में वो न्यू स्टेट वाला आ गया। इसके अलावा आर्टिकल 3 कहता है कि आपको किसी स्टेट का एरिया चेंज करना है, बाउंड्री चेंज करनी है, नेम चेंज करना है, तो वो आर्टिकल 3 के तहत हो जाता है। और आर्टिकल 4 है वो मोर और लेस आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए अलाउ करता है। तो ये आपको ध्यान रख लेना पार्ट 1 के अंदर। फिर आ जाओ पार्ट 2। पार्ट 2 आर्टिकल 5 से 11 तक डील करता है, जो कि सिटीजनशिप से रिलेटेड काम हो गए, ठीक है, कि सिटीजनशिप किस तरीके से डिफाइन होती है, और हमारे यहां पर सिटीजनशिप देने से संबंधित लॉज बनाने की जो पावर है वो सीधी बात है केवल और केवल पार्लियामेंट के पास में है। और इसके बारे में आपको ध्यान होगा कि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया तो पार्लियामेंट के द्वारा ही पारित किया गया था। हमारे यहां पर सिंगल सिटीजनशिप की बात की जाती है, कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य हमारा जो है वो अलग से कोई सिटीजनशिप ऑफर कर सकता है? आंसर इज नो, केवल सेंट्रल लेवल पे ही काम चलता है। पार्ट 3 की बात करें तो आर्टिकल 12 से 35 तक का मामला है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स आते हैं, और इसके अंदर भी हमें थोड़ा सा ही ध्यान रखना है कि आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी या राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ मतलब इक्वल प्रोटेक्शन की बात करता है, ठीक है, अगेंस्ट लॉ। इसके अलावा आप देख सकते हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और आर्टिकल 21 है जो कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात करता है। तो इन आर्टिकल्स के बेसिस पर कई बार सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट ओपिनियन आते रहते हैं, तो इनको तो आपको करंट अफेयर से कोरिलेट करते हुए देखना है, क्योंकि इस पे बेस्ड, इनमें से किसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन सीधा प्रीलिम्स में देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैं एक यहां पर आपको बता देता हूं कि ये देखो, आप
76 क्वेश्चन आया हुआ है 2024 का। इसमें पूछा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस द राइट टू प्रिवेसी। राइट टू प्रिवेसी से रिलेटेड वर्डिक्ट आया, वो सीधा आर्टिकल 21 के अंडर डाला हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। सो द पॉइंट इज कि आपको ये चीज समझनी होगी कि भाई कुछ ऐसे आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स, इनसे रिलेटेड करंट अफेयर वाले इवेंट्स हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। इसके अलावा आप पार्ट 4 में जाओगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी की बात की जाए, स्टेट पॉलिसी की बात की जाती है। वहां पर आर्टिकल 36 से शुरू होकर के आप आर्टिकल 51 तक जाते हो। पार्ट 4 के अंदर आप बात करते हो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की। पार्ट 4 ए है, ये देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत से नहीं था। आप क्या देखते हो कि शुरू में फंडामेंटल ड्यूटीज का बातचीत तो हुई थी लेकिन ऐड नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन फिर बाद में समय के साथ में इन चीजों को फिर ऐड कर दिया गया। कब हुआ? जब 1976 के साल में हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लग रही थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो उस टाइम पर स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन को 42nd टाइम, मतलब 42वीं बार अमेंड किया गया। और उस 42वीं बार अमेंडमेंट जो किया गया उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड कर दिया। और उसी 42वीं बार के अमेंडमेंट के दौरान जो प्रीएम्बल थी ना, उसमें भी अमेंडमेंट्स किए गए थे। उस टाइम पर हमने प्रीएम्बल में सेक्युलर, सोशलिस्ट ऐसे वर्ड्स ऐड किए थे। ठीक है, तो ये 42nd अमेंडमेंट के बेसिस पर ही, और 42nd अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, हम अलग से एक वीडियो डिस्कस करेंगे, अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस हमने किए हैं। अब आप फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये आपके पास में राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, right to religious freedom, cultural and education related rights, and right to constitutional remedies। ये जो right to constitutional remedies है ये आर्टिकल 32 के तहत आता है, जो कि हमें हमें सिटीजन होने के नाते हमें एक तरीके से स्टेट के अगेंस्ट में, सरकार के अगेंस्ट में, हमें स्टेट या फिर जो भी आपका एडवर्सरी है उसके अगेंस्ट में आपको प्रोटेक्शन देता है विद इन इंडियन बॉर्डर्स। अब इसको थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं। देखो यहां पे आर्टिकल 32 है ना, अगर ये नहीं होता तो आप सोचो आर्टिकल्स जो फंडामेंटल राइट के तौर पे लिखे हुए हैं उनका कोई लेना देना नहीं होता। अब देखो फंडामेंटल राइट्स का जो सिस्टम है वो क्यों जरूरी है। देखो पुराने टाइम पर जब मोनार्काइकल सिस्टम हुआ करता था तो सारी चीजें डिसीजन कौन लेता था? मोनार्क लेता था, सेंट्रलाइज सिस्टम होता था। लेकिन आज तो हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं ना, तो डेमोक्रेसी में हम जब भी हमारी कुछ भी बात करते हैं तो पावर सेंटर कौन है? Who has the power? Who is exercising the real power? तो यहां पर हम बोलेंगे we the people of India, right? वो जो we the people लिखा हुआ वह शब्द है, इसका मतलब यह है कि हम इंडिविजुअली एम्पावर्ड हैं इस देश में। तो ऐसे में एम्पावरमेंट कैसे आएगी? जब जो मोनार्की के टाइम पर राजा कुछ भी कहता था, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, तो ऐसे में सिटीजन्स के ऊपर बहुत कुछ थोप दिया जाता था, तो सिटीजन्स के पास में कोई अधिकार नहीं था कि वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपनी बात उठा सके। तो ऐसे में सिटीजन्स को एम्पावर करोगे तभी तो वो एक्चुअल में पावर एक्सरसाइज करेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो ऐड कर दिए गए। और आपका जो पार्ट 3 है ये इसी से डील करता है जो हमने अभी यहां पर बात की। और इसका मतलब समझिए, फंडामेंटल राइट ऐसे अधिकार की जो कि आपके लिए बहुत ही बेसिक है, और इनका अगर कहीं पे भी हनन हुआ, कहीं पे भी इनका वायलेशन हुआ, तो सीधी बात है इनकी प्रोटेक्शन का तो प्रोविजन होना चाहिए ना। केवल मैं ये कह दूं कि भाई आज से ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है, तो क्या वो प्रॉपर्टी तब से हो गई, या फिर मुझे उसके लिए प्रॉपर प्रोसीडिंग्स फॉलो करनी होगी कि ये लो ये कागज हैं, इन पे मैंने साइन कर दिए, प्रॉपर्टी तुम्हारी है, और कल को ना अगर मैं इस प्रॉपर्टी को तुमसे छीनूं तो तुम सीधा कोर्ट में जाकर के केस कर देना। तभी तो अगले को एहसास होगा ना कि वाकई में मैं ऑनर बन गया हूं। तो एग्जैक्टली वही चीज यहां पर फंडामेंटल राइट्स के साथ में है कि फंडामेंटल राइट्स आपको दे दिए गए, बट उनके लिए अगर उनका वायलेशन स्टेट या सरकार के द्वारा या किसी के द्वारा किया जाता है तो फिर क्या वहां पर प्रोटेक्शन है? अगर है तो वाकई में फंडामेंटल राइट्स आपके स्ट्रांग एनफ है, और अगर नहीं है तो फिर वो तो बात होगी केवल कैदी चलते चलते। इसीलिए आर्टिकल 32 जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है, जहां पर आपके पास में हबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोररी, प्रोहिबिशन, को वारंटो, ये ऐसे करके 5 इंपॉर्टेंट हमारे पास में रिट्स होती हैं जिनके आधार पर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपने अधिकारों की बात कर सकते हो। ध्यान रखना, अगर फंडामेंटल राइट्स का ही वायलेशन हो रहा है तो ही आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब मानो कि आपके दूसरे अधिकार है, मान लो कोई लीगल राइट है, उसका कोई वायलेशन हो रहा है, तो क्या हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? नो। उसके लिए फिर हमें प्रोसीडिंग प्रॉपर्ली लेनी पड़ेगी। पहले हम हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और वैसे भी
फंडामेंटल राइट्स की बात भी आती है तो सुप्रीम कोर्ट में भी इतना ज्यादा बर्डन है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस और कई तरफ से कई स्टेटमेंट आते हैं कि भाई आपका कोई इशू है तो पहले हाई कोर्ट में चले जाइए ना, फिर उसके बाद में आ जाना आप सुप्रीम कोर्ट में। खैर आर्टिकल 32 तो सीधा ये कहता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो तो सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकते हो। ठीक है, इसी पे बेस देखो ये आर्टिकल, ये 2024 का क्वेश्चन है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू। अब सुप्रीम कोर्ट है ना, वो तो रिट इशू कर सकता है आर्टिकल 32 में, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, और इसी के बेसिस पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फादर हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर, उनके द्वारा इस पर्टिकुलर आर्टिकल को कहा था सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बोला ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन बोला एकदम बिल्कुल डेड डॉक्यूमेंट बन जाएगा। समझ गए? हाई कोर्ट्स के लिए रिट इशू करने का जो अधिकार है या फिर कहें ज्यूरिसडिक्शन है, वो आर्टिकल 2 to 6 के अंडर में आता है। खैर यहां पर प्रोहिबिशन की बात की है, देखो हबियस कॉर्पस मैंने वर्ड बोला, इसका मतलब यह है कि भाई कोर्ट के सामने जिस भी इंडिविजुअल को अरेस्ट किया गया उसको पेश किया जाए, जिससे कि वो अपनी निर्दोषिता अगर साबित करना चाहे तो साबित करे, अदरवाइज फिर बाद में प्रोसीडिंग होगी। मैंडेमस ऐसी एक कमांड है, मैंडेमस एक ऐसी रिट है जो कि सुप्रीम कोर्ट में आप पहुंचकर आप कह सकते हो कि भाई आपकी XYZ गवर्नमेंट एजेंसी है जो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस इशू करके उसको कमांड दे सकता है। सिमिलरली हाई कोर्ट भी कर सकते हैं आर्टिकल 2 to 6 के अंडर में। इसी तरीके से सर्टियोररी एक ऐसी आप कह सकते हो रिट है जहां पर सर्टिफिकेशन दिया जाता है कि आप ये काम कर सकते हो, बाकी हमारा ज्यूरिसडिक्शन है। इसके अलावा प्रोहिबिशन है, वो एक तरीके से प्रोहिबिट करती है लोअर ऑर्डर्स को, और वही चीज आप यहां पर सीधा यहां पर आ जाओ सी वाले पोर्शन में, द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन ए केस। इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है अगर प्रोहिबिशन दे रहे हैं तो इसका मतलब रोक रहे हैं लोअर कोर्ट को कि भाई आपका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है इस मामले में जिसमें आप सुनवाई कर रहे हो, ये हमें भेजो आप केस। तो इस तरीके से रिट्स का आपको आइडिया होना चाहिए। इसी तरीके से क्यू वारंटो भी आपकी एक रिट होती है आर्टिकल 32 के अंडर में, जो क्या अलाउ करती है कि कोई भी पब्लिक ऑफिस में इंटरेस्ट रखने वाला इंडिविजुअल ये देखे कि यार ये नया बंदा भी रिक्रूट होकर के आया है, ये किस बेसिस पे बैठा है, क्या इसने प्रॉपर एग्जाम पास किया है, क्या इसने इंटरव्यू दिया है, या फर्जीवाड़ी में आकर के यहां पर अपनी सर्विसेज का नाम लेकर के ऑफिस में बैठा है, तो वो किस वारंट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट अप्रूवल आप ऑफिस में बैठे हो, तो वो चीजें यहां पर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आप करवा सकते हैं। तो समझ गए, आर्टिकल 32 यहां पर फंडामेंटल राइट का एक बहुत ही बड़ा पार्ट बन जाता है। फिर आ जाओ हम पार्ट 5 पे आते हैं सीधा। पार्ट 5 और पार्ट 6 दोनों कंपैरेटिवली स्टडी किए जाते हैं, जहां पर पार्ट 5 में हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं आर्टिकल 52 से डिस्कशन, और यहां पर आर्टिकल 153 से 237 तक बात करते हैं। 52 से 151 तक प्रेसिडेंट का मोर और लेस इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है ना, और यहां पर आर्टिकल 152 से 237 तक का जो पूरा एक स्पैन है, वहां तक गवर्नर का रोल आपको मोर और लेस दिखाई देगा हर एक आर्टिकल के अंदर। तो देखते हैं प्रेसिडेंट साहब के साथ में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। प्रेसिडेंट होंगे आर्टिकल 52, उनकी पावर्स और फंक्शंस क्या होंगे आर्टिकल 53, और इलेक्शन उनका कैसे होगा आर्टिकल 54। ये हो गए, समझ गए। अब इनमें आपको दोनों तरफ, एक तो ये जो आपका सिंगल यूनिट वाला डिजिट है उसमें भी एक जोड़ दो, और इधर भी आपको 1 लगा देना है, और ऐसे में आप आर्टिकल 52 से सीधा पहुंच गए आर्टिकल 153। तो गवर्नर की बात कर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। 154 में गवर्नर की पावर एंड फंक्शंस की बात कर दी, और आर्टिकल 155 में इलेक्शन ऑफ गवर्नर की बात कर दी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। इसके अलावा अगर हम प्रेसिडेंट साहब की बात करें तो उनके इंपीचमेंट से, मतलब उनके रिमूवल से रिलेटेड अगर आपको प्रोसीडिंग देखनी है तो वो आपको आर्टिकल 61 में दिखेगा। प्रेसिडेंट साहब के हाथ में पावर होती है पार्डन करने की, मतलब किसी को सजा से माफी देने की, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा आर्टिकल 72 में। ऑर्डिनेंस की आर्टिकल प्रोविजन है वो आपको आर्टिकल 1, 2, 3 में है। देखो आपको ध्यान है, हमारे देश में पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, एक तो लोकसभा एक राज्यसभा, इसीलिए हम बाइकैमरल सिस्टम बोलते हैं। लोकसभा मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, और राज्यसभा मतलब हाउस ऑफ या काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए राज्यसभा में लोग आते हैं, जो एमएलए एमपी होते हैं उनकी वोटिंग के आधार पर राज्यसभा में इलेक्शन होता है, हम डायरेक्टली वोट नहीं करते। और लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं हमारे, हम डायरेक्टली वोट जिनको करते हैं, जिनको हम लोकसभा एमपी बोलते हैं, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ रहा है कि इन दोनों हाउसेस की प्रोसीडिंग एक तरीके साथ साथ चलती है। जैसे अभी बात करें तो विंटर सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। सो द पॉइंट इज कि अगर इन दोनों हाउसेस में किसी एक हाउस की प्रोसीडिंग नहीं चल रही है, सिटिंग नहीं हो रही है, और जरूरी बात आ गई कि हमें लॉ बनाना है, तो क्या किया जाए? क्या एकदम से सभी एमपीज को बुलाया जाए कि भाई आ जाओ तुम लोग अभी मीटिंग करनी है? वो हो सकता है, बट इमीडिएटली अगर लगे प्रेसिडेंट साहब को, या प्रेसिडेंट साहब को जो एड एंड एडवाइस देने वाली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिसको लीड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनको लगता है कि यार अभी इमीडिएटली वो कानून बनना चाहिए, तो वो कैसे बने? तो उसके लिए ऑर्डिनेंस का प्रोविजन दिया हुआ है, वो भी आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत। ध्यान रख लेना इसको। और इसमें सीधी सी बात है कि ऑर्डिनेंस की पावर, ऑर्डिनेंस का ओहदा एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसा कि लोकसभा राज्यसभा से पारित होया हुआ कोई कानून हो। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और
इसके अलावा आर्टिकल 143 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने के लिए प्रोविजन है आर्टिकल 143 में। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब को किसी भी मुद्दे पर अगर ओपिनियन चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट को मुद्दा रेफर कर सकते हैं और उस पर अपना सुप्रीम कोर्ट से अपना ओपिनियन ले सकते हैं, फिर अकॉर्डिंगली फिर डिसीजन लिया जा सकता है। जिससे क्या होता है कि कल को ना अगर कोई लॉ बनाने की सोच रही है सरकार, ठीक है, मैंने बताया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर, उनकी एड एंड एडवाइस के आधार पर आपके प्रेसिडेंट साहब काम करते हैं, है ना, उनकी सलाह के ऊपर। अब कोई कानून लाने की बात की जा रही है, बट उस कानून में यूं लगता है कि यार कानूनी पेचीदगियां है, और अगर इस कानून को हमने जल्दबाजी में पारित करवा दिया और ये फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा तो वहां पर मामला बिगड़ सकता है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 है ना, वो जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। ध्यान से समझना, आर्टिकल 13 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। और भी कई प्रोविजंस हैं, वो क्या कहते हैं कि कोई भी काम अगर लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट या फिर एग्जीक्यूटिव मतलब जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा कोई भी काम किया जाता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनली चेक किया जाए कि वो वाकई में वैलिड है कि इनवैलिड है, तो उसी प्रोसेस को हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। तो ऐसे में अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना दे तो उसको रिव्यू करने के लिए लोग चैलेंज डेफिनेटली करते ही हैं सुप्रीम कोर्ट में। जैसे जम्मू कश्मीर वाला मामला था, आर्टिकल 370 को एक तरीके से आपने एब्रोगेट किया, इनइफेक्टिव बनाया, तो उसको लेकर के फिर चैलेंज किया गया ना सुप्रीम कोर्ट में। तो वही तो पॉइंट था कि भाई कोई भी कानून अगर आप पारित कर रहे हो, ला रहे हो, तो ऐसे में फिर उसको आगे जुडिशियल चैलेंजेस का सामना ना करना पड़े, तो उसके लिए प्रेसिडेंट साहब उस मामले को पहले ही सुप्रीम कोर्ट को रेफर करते थे। एक बार देख लो साहब, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बोल दें भाई आप एक बार देख के बता दो कि इसमें सब कुछ ठीक है या फिर हम कुछ करेक्शन करें, अदरवाइज फिर बाद में लॉ तो पास हो जाएगा बट एनर्जी और टाइम बहुत वेस्ट हो सकता है। तो वो जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन यहां पर रहता है। ठीक है, तो उसको उससे एक इम्यूनिटी लेने का एक तरीका है, या फिर हम कहें कि एक लीगल एडवाइस ले ली जाती है प्रेसिडेंट साहब के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, राइट। फिर आ जाइए वाइस प्रेसिडेंट। देखो वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट की बात हो रही है आर्टिकल 63 में, और ये इनकी फंक्शनिंग की इनकी बात करें तो वो देखो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट ही काम करते हैं आर्टिकल 64 के अंडर में। तो ये आपको एक कंपैरेटिव स्टडी करते हुए चीजें याद रख लेनी है। फिर आते हैं हम प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के कंपैरिजन में। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का रिलेशन रहता है -11 का। कैसे? कैबिनेट का हमारे प्रोविजन किया हुआ है आर्टिकल 74 के तहत। आर्टिकल 75 में हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात हुई है और आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल की बात हो रखी है, जो कि सरकारी वकील होते हैं, एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के खुद के टॉप वकील होते हैं, एडवोकेट एक तरीके से, राइट। इसी तरीके से आप स्टेट लेवल पे आओ, क्योंकि मैंने बताया कि हम एक फेडरल सिस्टम में रन करा रहे हैं, तो सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल पे हमारी सरकारें रन करती है। जैसे प्रेसिडेंट साहब सेंट्रल लेवल पे थे तो स्टेट लेवल पे गवर्नर साहब, तो इसी तरीके से सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर है तो स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर साहब। तो चीफ मिनिस्टर साहब का क्या प्रोविजन है, आपको क्या करना है, -11 174 1 यहां पे लगा दो, 174 फिर -1 कर दो, -11 कर दो, तो आप 163 पे आओगे। फिर 164 पे आपका चीफ मिनिस्टर आ जाएंगे, 165 पे एडवोकेट जनरल, मतलब स्टेट लेवल पे टॉप जो गवर्नमेंट के वकील हैं वो आ जाते हैं एडवोकेट जनरल स्टेट लेवल पे, ये ध्यान रख लेंगे आप। फिर आ जाओ आप आर्टिकल 79, ये पार्लियामेंट से डील करता है, अगेन वही -11 का कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर दो। 179 -11 तो 168, वहां पर स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो जाएगी। इसी तरीके से आर्टिकल 80 राज्यसभा से डील करता है तो आर्टिकल 170 असेंबली से डील करेगा, ठीक है। इसी तरीके यहां पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, हाँ थोड़ा सा ये इसमें थोड़ा सा +-10 का ही रह गया, अपने को ये थोड़ा सा याद रख लेना भाई, ठीक है। आर्टिकल 81 लोकसभा की बात हो रही तो यहां पर असेंबली, थोड़ा सा इसको हम आगे पीछे करेंगे, आप ध्यान से देखना। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। आर्टिकल 80 राज्यसभा से डील कर रहा है, ये याद रख लेना, और आर्टिकल 81 लोकसभा से। 181 में से -11 किया तो आपकी आ जाएगी स्टेट असेंबली, विधानसभा की। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल आर्टिकल 175 में डील करती है स्टेट लेवल पे, और फाइनेंस बिल यहां पर आर्टिकल 117 के अंडर में आ जाता है, कहां पे, अगर हम स्टेट फाइनेंस की बात करें, ठीक है। फिर इसके अलावा वोट डालने की, जब भी कोई बिल आता है तो उस पर डिस्कशन फिर वोटिंग होती है, वो आर्टिकल 100 के अंडर है। दोनों हाउसेस की, मान लो कोई एक ऑर्डिनरी लॉ है, ध्यान से समझना, कोई मनी बिल है, ठीक है, जहां पर सीधा कंसोलिडेटेड फंड से लेन देन है, टैक्सेशन से रिलेटेड मामला है, एक तो वो। इसके अलावा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने की बात हो रही है, इनको तो आप छोड़ दो, इन पर तो ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन अगर कोई ऑर्डिनरी लॉ है, कोई साधारण कानून है, उसको अगर लोकसभा और राज्यसभा से पारित करवाना है, वहां पर ऑर्डिनरी लॉ जो होते हैं ना, ऑर्डिनरी बिल्स, साधारण बिल, उन पे राज्यसभा और लोकसभा दोनों की वेटेज बराबर होती है, समझिए आप बात को। अब यहां पर दोनों हाउसेज अगर उस बिल को पास कर दे तब तो बिल पास होकर के प्रेसिडेंट साहब के पास पहुंच जाता है, साइन कर देते हैं, काम हो गया। लेकिन मानो कि एक बिल है जिसको लोकसभा ने पारित कर दिया लेकिन राज्यसभा ने पारित नहीं किया, और वो बिल है ऑर्डिनरी,
तो ऐसे में ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन यहां पर आर्टिकल 108 के अंडर में रहता है, जहां पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर्स को एक साथ बिठा करके और फिर वोटिंग करवा दी जाती है। हाँ, ये बात ठीक है कि इस ज्वाइंट सेशन में विक्ट्री होने के चांसेस किसके हैं? लोकसभा के, क्योंकि लोकसभा की स्ट्रेंथ ज्यादा है, राइट। आ जाइए फिर आर्टिकल 110 में आपको मनी बिल से रिलेटेड प्रोविजन देखिए, मनी बिल का जो प्रोविजन है वो, और आर्टिकल 109 है वो आपको मनी बिल की प्रोसीडिंग से रिलेटेड आपको प्रोविजंस देता हुआ दिखेगा। आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको बजट बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, उससे संबंधित प्रोविजन। और आर्टिकल 116 वोट ऑन अकाउंट, ये एक तरीके का फाइनेंशियल अरेंजमेंट है जिसमें लिमिटेड टाइम के लिए अगर गवर्नमेंट को कुछ पैसे की जरूरत हो तो ये लिया जाता है वोट ऑन अकाउंट के बेसिस पे। तो ये आर्टिकल्स आपको ध्यान रख लेने। अब इनके बेसिस पर आप देखो क्वेश्चन ये आया हुआ है 2024 का ही उठाया मैंने ज्यादातर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द मनी बिल इन पार्लियामेंट? 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। मैंने अभी बताया स्पेशल प्रोसीजर की बात करता है, क्यों? क्योंकि मनी बिल जो होता है ना, इसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मनी बिल सीधी बात है, आप फंड्स की बात कर रहे हो, है ना। और यहां पर किसकी पावर ज्यादा होनी चाहिए? काउंसिल ऑफ स्टेट की या फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स? क्योंकि यहां पर स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने, स्टेट्स के इंटरेस्ट की बात करने के लिए एमपीज बैठे हैं राज्यसभा में, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। तो राज्यसभा में जो लोग बैठे हैं वो इनडायरेक्टली आए हुए हैं, जबकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लोकसभा में लोग कौन बैठे हैं? जिनको हमने डायरेक्टली इलेक्ट किया। इसका मतलब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी किसके अंडर में, किसके ऊपर है? सीधी लोकसभा के मेंबर्स। तो ऐसे में मनी बिल जब भी आएगा तो उसका ज्यादा उस पर अथॉरिटी या ज्यादा जो पावर रहती है वो लोकसभा की रहती है। हाँ, राज्यसभा जो है वो अपनी तरफ से सजेशंस दे सकती है या फिर अप्रूवल दे सकती है, रिजेक्शन का इनके पास में कोई स्कोप नहीं होता। ठीक है, अब यहां पर देखो, अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट, ये बात बिल्कुल सही है। राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट, ये बात बिल्कुल सही है। अमेंडमेंट टू द मनी बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड, नहीं, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई बात। तो 1 2 3 इस तरीके से ये आंसर आपका सी बन जाता है, राइट। फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की। एक तो देखो सुप्रीम कोर्ट है, इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मेशन की बात की है। सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी होगी। आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों की बात करता है। वहीं पर आर्टिकल 148 के अंडर में हमारे देश में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की प्रोविजन है, दैट इज कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इनका काम क्या है? नाम से पता पड़ रहा होगा कि जब कभी भी आपको पता है कि फंड्स जो हैं, अगर हमारे यहां पर टैक्स के बेसिस पर, फीस के बेसिस पर बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट के हाथ में इकट्ठा हो रहा है, तो उस पैसे को यूज कैसे किया जा रहा है? आप डिफरेंट स्कीम्स चलाते हो और उन स्कीम्स में कहां पर कौन सा पैसा एग्जीक्यूशन में काम आ रहा है, क्या उसके आउटकम्स दिख रहे हैं, उसका कम से कम कोई हवाला तो होना चाहिए, कोई ऑडिटिंग तो होनी चाहिए। वो ऑडिटिंग का जो काम है वो कैग करते हैं, और उसी के लिए आर्टिकल 148 का प्रोविजन है, जहां पर प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। ये ध्यान रखना है हमें। वहीं पर स्टेट लेवल की बात करें तो हाईकोर्ट्स होता है। हाईकोर्ट्स का आर्टिकल 214 के तहत हाईकोर्ट को स्टैब्लिश करने की बात हो रही है। हाईकोर्ट्स की प्रोविजन की बात कर दी और आर्टिकल 216 के तहत उनको फॉर्म किया जाता है। ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट में रिट वाला जो प्रोविजन था, जो हमने डिटेल में देखा, वो आर्टिकल 32 के अंडर आता है। वहीं पर हाईकोर्ट्स के अंडर भी रिट्स का प्रोविजन रहता है, जो हमने 5 रिट्स की बात की थी, हबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियरी, क्यू वारंटो, ये सारी की सारी पांचों की पांचों यहां पर भी रहती हैं रिट्स। लेकिन यहां पर लीगल रिट्स जो हैं, दूसरे अधिकारों वाली रिट्स हैं। जैसे आपने कोई एग्जाम दिया, एग्जाम में 5 क्वेश्चन गड़बड़ आ गए, तो उन 5 क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना आपका अधिकार है कि भाई ये 5 क्वेश्चन गलत थे, इनमें कहीं ना कहीं एरर हुई है, जो भी क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे उनके अंदर में, तो आप इनको रिव्यू करवाइए। तो ऐसे में आप क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? आंसर इज नो, आप जाएंगे हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में आप अपनी लीगल राइट्स है ना, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी रिट्स इश्यू करवा देते हैं। समझ गए बात को? ध्यान रखना। फिर स्टेट सेंट्रल रिलेशंस की बात करें तो इसके रिलेटेड प्रोविजन आर्टिकल 249 में आपको स्टेट लिस्ट के ऊपर सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट जो है उसमें दिए हुए सब्जेक्ट्स के ऊपर कैसे कानून बनता है, उससे संबंधित पावर्स की बात हुई है। ध्यान रखें, जब हम शेड्यूल्स की बात करेंगे, इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। उनमें शेड्यूल नंबर 7 पे हम जैसे ही जाएंगे तो वहां पर हमें 3 लिस्ट दिखेंगी, जहां पर पावर डिवीजन की बात हो रही है। पहली लिस्ट होती है यूनियन लिस्ट, जिसमें वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट का ही ज्यूरिसडिक्शन चलता है। दूसरी होती है लिस्ट नंबर 2, जिसको हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट। इस पे एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का ही ज्यूरिसडिक्शन होता है। और तीसरी लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें वो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो इश्यूज होते हैं जिन पे सेंटर और स्टेट दोनों काम कर सकते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट आए तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रिवेल करेगी, या सेंट्रल जो लॉ है वो ही प्रिवेल करेगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 249
इसमें क्या बोल दिया, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट, अब स्टेट लिस्ट के लिए मैंने क्या बोला, ये सेकंड लिस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 के अंडर में। इसमें सब्जेक्ट जो दिए हुए इन पे कानून कौन बना सकता है, स्टेट लेवल पे। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होती हैं, कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होती है, वहां पर लॉस बनाने का प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे एक्सरसाइज कर सकती है, पार्लियामेंट कैसे, सेंट्रल गवर्नमेंट गलत बोल रहा हूं मैं, पार्लियामेंट कैसे एक्सरसाइज करती है, उससे संबंधित आपको आर्टिकल 249 बताएगा। आर्टिकल 250 है, क्योंकि यहां पर मामला हम बात कर रहे हैं स्टेट सेंटर रिलेशन की, तो स्टेट का सब्जेक्ट है बट सेंटर डील करना चाहे तो कौन कौन सा आर्टिकल है, समझ गए बात को। आर्टिकल 250 पावर टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 352, ठीक है, आगे बताऊंगा उसके तहत कि उसमें क्या है कि सारी पावर सेंटर के पास में चली जाती है स्टेट्स की बजाय, ठीक है। तो ऐसे में वहां पर स्टेट के जो भी इश्यूज हैं वो भी फिर सेंटर को ही देखने पड़ेंगे, अगर उनके पास में पावर जा रही है तो वो कैसे होगा, वो आर्टिकल 252 डिसाइड करता है। इसके अलावा इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट का प्रोविजन आर्टिकल 262 के तहत होता है। ध्यान रख लेना, रिवर वाटर डिस्प्यूट है ये नो डाउट एक फेडरल इशू है, जहां पर दो स्टेट्स के बीच में या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है, लेकिन आप इसमें सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, इसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। ट्रिब्यूनल्स के बाद में प्रोसीडिंग्स लंबी खिंच जाए तो भले ही सुप्रीम कोर्ट में मामला जा सकता है, अदरवाइज डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाया जा सकता है, ध्यान रखना। आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल की बात करता है। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें आईएएस आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज आ जाती हैं, फॉरेन नहीं है फॉरेस्ट है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा आर्टिकल 315 है, ये हमारी जो यूपीएससी है जिसके लिए आप सीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो, और स्टेट की जो पीएससी है वो आ जाती हैं, तो ये आर्टिकल्स हमें इस तरीके से ध्यान रख लेने हैं। फिर बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की, तो देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रोविजन आर्टिकल 324 के तहत है। स्टेट की लैंग्वेज क्या होगी, मतलब सरकार कौन कौन सी भाषाओं को और किन स्क्रिप्ट्स को प्रमोट करेगी, कैसे काम करेगी, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल 343 है, हिंदी और देवनागरी स्क्रिप्ट से डील करता है। इमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी का तो मतलब सिंपल है कि सारी पावर्स, सब कुछ एग्जीक्यूशन, सब कुछ है ना, वो सारा किसके हाथ में चला जाता है, वो चला जाता है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। इसीलिए हमारे यहां पर जो फेडरल सिस्टम है उसको बोला जाता है एसिमेट्रिकल फेडरल सिस्टम, जहां पर ज्यादा टिल्ट या ज्यादा पावर का ग्रैब किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। कारण क्या है मैंने बता दिया आपको, ऑलरेडी समझ लेना। तो नेशनल इमरजेंसी में सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है, ठीक है। इसमें एक्सटर्नल एग्रेशन, मान लो किसी देश के साथ, पाकिस्तान चाइना किसी के साथ युद्ध हो, तो उस टाइम की कंडीशन में सारी पावर सेंटर के हाथ में तो ठीक रहता है। वहीं दूसरी तरफ पहले तो क्या हुआ करता था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के पॉइंट पर ही आर्टिकल 352 यूज करने का एक पॉइंट था, ठीक है ना। बट हुआ क्या कि 1975 में इंदिरा गांधी जी के समय पर इंटरनल डिस्टर्बेंस बोल करके और सारी चीजें अपने हाथ में ले ली और नेशनल इमरजेंसी लगा दी। इसीलिए इस वाली इमरजेंसी को हम बहुत ज्यादा याद किया करते हैं कि ये तो ब्लैक टाइम था, ब्लैक पीरियड फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, कि भाई जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था उस टाइम पर आपने सारे अधिकार स्टेट से छीन करके सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ले लिए। तो ये चीजें कई बार कंट्रोवर्शियल भी हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें यह कह दिया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं, अगर आर्म्ड रिबेलियन हो, अगर हथियारबंद क्रांति होती है भारत में, तो ही आप आर्टिकल 352 लगा सकते हो इंटरनल इश्यूज को टैकल करने के लिए। एक्सटर्नली तो चलो वॉर वाली है तो उसमें तो नेशनल इमरजेंसी लगना एक लाजमी सी बात है। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि अगर कोई भी स्टेट के द्वारा प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया जा रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस और उनके साथ में इन कंकरेंस काम नहीं किया जा रहा, तो उस केस में फिर वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। फॉर्चुनेटली आज तक ऐसी नौबत नहीं आई है आर्टिकल 360 यूज किया जाए। आर्टिकल 356 तो बहुत बार यूज हो चुका है। बताना आप कमेंट बॉक्स में कि सबसे ज्यादा आर्टिकल 356 किस स्टेट के अंदर यूज हुआ है, कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने से मैंने बता दिया शुरू में कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का बेस्ट एक मिक्स है, ब्लेंड है। तो ऐसे में आर्टिकल 360 जो 368 है ये कॉन्स्टिट्यूशन को और इवन आर्टिकल 368 को खुद को भी चेंज करना है तो आर्टिकल 368 ही यूज होता है, तो ये ध्यान रख लेना है। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की बात हमने दो जगह पे की, एक तो आर्टिकल 4 में जहां पर स्टेट और उनकी जो रिक्रिएशन है, ज्वाइनिंग है, उससे संबंधित, और एक हमने बात की आर्टिकल 368 की। तो जब भी आपसे कोई बोले कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहां से होता है तो वो हम बोलेंगे आर्टिकल 368 के तहत। अंडर आर्टिकल 4 है ना, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं बोला जाएगा। अब सवाल आता है कि अमेंड कैसे किया जा सकता है, तो देखो तीन तरीके हैं। एक तो सिंपल मेजोरिटी के बेसिस पे कि नॉर्मल बेसिक सी चीजें हैं जो चेंज हो जाए तो ज्यादा कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आने वाले, तो सिंपल मेजोरिटी के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला दिए जाते हैं। इसका मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अंदर सेपरेट वोटिंग कराई जाती है और उस वोटिंग में यह देखा जाता है कि कितने लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है, उनका 50% से एक ज्यादा किस तरफ जा रहा है, खत्म बात।
फिर होता है स्पेशल मेजोरिटी का। अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जहां पर चेंजेस लाने के लिए काम किया जा रहा है लोकसभा और राज्यसभा में, तो सेपरेटली वोटिंग कराई जाएगी, जिसमें दो तरीके की मेजोरिटी देखी जाएगी। एक तो होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मतलब कि लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है वो अलग से देखो, और राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है वो अलग से देखो। टोटल स्ट्रेंथ होगी, उस टोटल स्ट्रेंथ का 50% +1 आप देखोगे, समझ गए, टोटल स्ट्रेंथ का सेपरेटली, राइट। इसके अलावा ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी हुई। इसके अलावा आपको जितने लोग वहां पर प्रेजेंट है, जितने एमपीज, मान लो लोकसभा के अंदर की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट और वोटिंग का 2/3 आपको मेजोरिटी लेनी पड़ेगी। तो ये दोनों चीजें अगर साथ में आती हैं तब आपका अमेंडमेंट यस माना जाएगा उस पर्टिकुलर हाउस में, इसलिए इसको बोल दिया स्पेशल मेजोरिटी। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो फेडरल इश्यूज से रिलेटेड है। मान लो कि आप प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन से रिलेटेड कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हो, तो सीधी बात है कि आप वहां पर प्रेसिडेंट साहब जो है उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट एमपी भी करते हैं, तो स्टेट लेवल के एमएलए भी करते हैं, तो फेडरल मामला है। तो क्या वहां पर केवल स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट के थ्रू काम करवा देना चाहिए? नहीं। तो इसके लिए क्या प्रोविजन है कि स्पेशल मेजोरिटी तो पार्लियामेंट अपनी तरफ से करेगी, बाकी जितनी स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनमें से ज्यादा भी नहीं तो 50% स्टेट लेजिस्लेचर से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब जाकर के वो फेडरल सिस्टम वाला जो अमेंडमेंट आप लाना चाह रहे हो वो अप्रूव होगा। और इसका जीता जागता लेटेस्ट एग्जांपल मैं बताऊं तो वो है जीएसटी। जो जीएसटी बिल लाया गया था उसमें यही बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट था जो कि पूरे देश ने अच्छे से कवर किया था। 2016 में वोटिंग हो रही थी, ठीक है, 2017 में, सॉरी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना। अब देखो आर्टिकल 368 से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पार्लियामेंट जो है वो आर्टिकल 368 का यूज कैसे कर सकती है, क्या कोई चीज ऐड करने के लिए, चेंज करने के लिए, हटाने के लिए, तो तीनों काम किए जा सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। बट कब, आपको ध्यान रखना है बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखते हुए, वो वायलेट नहीं होना चाहिए केशवानंद भारती केस के तहत जो हमने डिस्कशन किया था। तो मोटा मोटा आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं शेड्यूल्स की। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स है, ठीक है ना। तो फर्स्ट शेड्यूल टोटल शुरुआत में कितनी थी? केवल 8। तो पहले जो शुरू में 8 थी उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल है ना, वो तो स्टेट्स और यूटीज की बात करती है, सीधी बात है। स्टेट हमारे कौन कौन से स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, वो मिलकर के पूरा देश बनाती है। इसमें आर्टिकल 1 से लेकर के 4 की डीलिंग होती है। फिर आपकी शेड्यूल नंबर 2 आती है, उसमें आप प्रिविलेजेस की बात करते हो, अम्यूलमेंट्स की बात करते हो कि प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर साहब हो गए, इन या दूसरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर्स हैं, उनको क्या क्या चीजें मिलती है, क्या उनके हाथ में अधिकार है। फिर थर्ड हमारी जो शेड्यूल आती है दैट इज रिलेटेड टू ओथ, कि भाई कौन कौन सी शपथ हमारे यहां पर दिलाई जाती है प्रेसिडेंट साहब से लेकर के जो एमएलए एमपी है इनको से, ठीक है। फिर आपकी आती है फोर्थ शेड्यूल दैट इज रिलेटेड टू सीट अलॉटमेंट, सीट्स इन राज्यसभा, जो कि मोर और लेस आपके आर्टिकल 4 और आर्टिकल 80 से डील करने वाली है। समझ गए बात को। फिर आ जाओ आप फिफ्थ शेड्यूल में। फिफ्थ शेड्यूल है वो हमारे देश के शेड्यूल्ड एरियाज से डील करती है, जो कि मोर और लेस आर्टिकल 244 के तहत है। शेड्यूल्ड एरिया मतलब आप देखो कि हमारे देश में ट्राइबल कम्युनिटीज कौन कौन से एरिया में रहती है, कौन कौन से स्टेट्स हैं। नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स को एक बार होल्ड करो, बाकी जो स्टेट्स हैं उनको देखो आप। तो वहां पर हमें उन शेड्यूल्ड एरियाज के लिए अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन कर लेने की जरूरत है। इससे संबंधित आपको शेड्यूल 5 में प्रोविजन दिखेगा। फिर आ जाओ शेड्यूल 6 की बात करें तो इसमें देखो जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं, और वो भी ट्राइबल एरियाज पर्टिकुलरली कौन से, एटीएम मशीन, मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 स्टेट्स की जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको ऑटोनॉमी दी हुई है। वहां के लोकल लोग अपने सिस्टम को इस शेड्यूल के तहत अपने हिसाब से रन कराते हैं। और ये शेड्यूल 5 वाले हैं ना, इनके अंडर में एटीएम मशीन नहीं आती है, ध्यान रखना। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के लिए अलग से प्रोविजन है शेड्यूल 6 के तहत। बाकी जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज हैं उनके लिए हमारी 5th शेड्यूल आ गई, राइट। फिर आ जाओ आप 6th हो गया। फिर आप आ जाओ 7th शेड्यूल में। 7th शेड्यूल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जहां पर पावर डिवीजन है, सब्जेक्ट्स की बात की हुई है। 3 लिस्ट है हमारे यहां पर, और उन तीनों लिस्ट की अगर बात करें तो ये आपको आर्टिकल 246 के साथ डील करती हुई दिखाई पड़ेगी। 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। फिर आ जाओ आप सीधा 8th लिस्ट के 8th शेड्यूल के ऊपर। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेजेस से डील करती है। आज के टाइम पर टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल के अंडर में। ये डील करती है आर्टिकल 344 और आर्टिकल 351 से, ठीक है ना। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ, क्या हिंदी 8th शेड्यूल में है, क्या इंग्लिश 8th शेड्यूल में? यस और नो में अपना आंसर देना दोनों स्टेटमेंट्स के लिए। तो ये तो होगी 8 की 8 वो शेड्यूल्स जो शुरू से हैं। बाद में ऐड होती है 9वीं शेड्यूल, 9th शेड्यूल, जो कि मोर और लेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट अमेंडमेंट में ही डाल दी गई थी। और इसको लाने का मेन पर्पस था कि पार्लियामेंट अगर कोई लॉ लेकर के आती है तो उसको थोड़ा सा इम्यूनिटी दे दी जाए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू से। मैंने बताया कि कोई भी कानून अगर पार्लियामेंट लेकर के आती है तो उसको एक बार रिव्यू के लिए चैलेंज किया जाता है। तो ऐसे में अगर
कोई भी कानून मानो पार्लियामेंट लेकर के आए और उसको इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को वहीं पे रोक दिया कि ये तो भाई गलत बात है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो बोलो वो लॉ नहीं एक्टिवली काम कर पाएगा। तो ऐसे में क्या किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट के बेसिस पर कि भाई जो भी कानून लाया जाएगा अगर उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया है ना, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर लेकर के आए या पार्लियामेंट लेकर के आए, तो उसको फिर बाद आप में चैलेंज नहीं कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन विद द टाइम ये चीजें क्लियर कर दी गई और ये जो शेड्यूल 9th के अंदर में भी जो लॉज हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ऐसा कोई हिस्सा नहीं है, मतलब ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है जिसका कोई जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ना हो। मतलब ये कि जुडिशियल रिव्यू तो होगा। तो ये हमें ध्यान रख लेना। अब आज के टाइम पे शेड्यूल 9th इतना इफेक्टिव नहीं है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, इसको हम थोड़ा बाद में क्लियर कर लेंगे, एक सेकंड, यस यहीं पे कर लेते हैं। फिर आते हैं हम 10th शेड्यूल में। 10th शेड्यूल जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तौर पे देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एमएलए एमपी बनते तो हैं किसी एक पार्टी की सीट पे, लेकिन अपनी सरकार ना बनते हुए देखते हैं तो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए ये 52वां अमेंडमेंट जो 52nd अमेंडमेंट लाया गया था उसके तहत 10th शेड्यूल ऐड की गई, जिसमें आप आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 को डील होते हुए देखोगे। समझ गए बात को। फिर आ जाओ आप शेड्यूल 11th में। शेड्यूल 11th है ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, मतलब जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है उनसे डील करने की बात करती है और ये डील होती है आपकी आर्टिकल 243G के तहत। और फिर आती है आपकी 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल की बात करें तो इसमें आप देखोगे आर्टिकल 243W के तहत डील होती है और ये अर्बन लोकल बॉडी, शहरों के अंदर जो हमारी नगर पंचायतें हैं उनका संबंधित से है। तो इस तरीके से टोटल ये हमारी 12 शेड्यूल्स आ गई। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट और आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी, अछूत वाला जो सिस्टम था उसको खत्म करने की बात करता है। आर्टिकल 29 है ये फंडामेंटल राइट का ही पार्ट है, ये माइनॉरिटीज जो हमारे यहां पर है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक उनकी प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है। आर्टिकल 40 पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करता है जो कि मैंने बताया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4th में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर में आता है। और इसी का ध्यान रखते हुए आप देखोगे कि 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया जिसके चलते पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस लाए गए और उसी अमेंडमेंट के आधार पर आपका ये 11वां जो शेड्यूल है वो डाला गया था। समझ गए। आर्टिकल 32 ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रोवाइड करती है और इसी को भीमराव अंबेडकर जी ने सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा। तो इस तरीके से ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, साथ ही साथ शेड्यूल्स को भी हमने आर्टिकल्स के साथ लिंक करके देखा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। पीडीएफ के लिए मैंने बताया आपको वो जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, वहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं बाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।